पाइका विद्रोह या पीका विद्रोह, ये एक समुदाय रहा है आजादी के समय, या मतलब जब ब्रिटिश इंडिया के समय 1817 में इन्होंने उड़ीसा में ब्रिटिश के सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। और उड़ीसा सरकार का मानना है कि यह विद्रोह, यानी इसके पहले और जो भी 17 में जब इसके विद्रोह के 2017 में जब 200 साल पूरे हुए थे, तो ये कहा गया था कि इसे आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाइए, क्योंकि 1857 में जो मंगल पांडे का विरुद्ध विद्रोह हुआ था उससे 40 साल पहले ही पाइकाओं ने जो है विद्रोह किया था। अभी क्यों विवाद है, क्योंकि जो कक्षा 8 की इतिहास की किताब है उसको रिवाइज किया गया है, उसमें पाइका विद्रोह हटा दिया गया है, तो जिसको लेकर जो काफी समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, जनता दल ने विरोध किया है। हालांकि एनसीईआरटी ने कहा है कि इसे आगामी जो पुस्तकें हैं उसमें इसे व्यवस्थित विस्तृत तौर पे उल्लिखित किया जाएगा। तो ये हटा है लेकिन ये आगे आएगा। क्यों? तो ये तो इसलिए विवादित हो गया। हम इसको पूरी तरह से समझें कि क्या विद्रोह रहा, ये लोग कौन होते हैं, पाइका लोग क्यों होते हैं, इनका क्या कैसी व्यवस्था थी, इनके विद्रोह होने के क्या कारण थे, विद्रोह कैसे रहा, क्या उसका निहितार्थ रहा, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उड़ीसा के पाइका समुदाय देखा जाए तो ये सैन्य किसान हैं, यानी ये ऐसे किसान हैं जो सैन्य कार्य करते थे, या ऐसे सैनिक थे जिन्हें भूमि मिली थी किसी कार्य को करने के लिए, यानी इन्हें वेतन की जगह भूमि मिली थी, कृषि उससे अपना गुजर बसर करते थे, और ये कृषि कार्य, ये सेना में या युद्ध कार्य में भी ये शामिल होते थे, यानी एक तरह से रिजर्व सैनिक के रूप में ये भूमिका निभाते थे। देखा जाए तो 19वीं सदी के ग्रामीण भारत में लंबे समय से चले आ रहे अन्याय और विस्तारित ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विघटनकारी नीतियों के कारण व्यापक असंतोष अक्सर सतत पत्रिकाओं में बदल जाता था, और इन विद्रोहों में शामिल होने वाला उड़ीसा का पाइका भी शामिल था, जो पारंपरिक रूप से पैदल सैनिकों का एक वर्ग था। और ये 16वीं शताब्दी में, यानी 1500 के ईस्वी के आसपास से ही उड़ीसा के जो गजपति राजा थे, गजपति राजाओं के द्वारा ये विभिन्न सामाजिक समूहों से, यानी कोई एक पर्टिकुलर समूह से नहीं आते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों से इन पाइकाओं को सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता था। तो यानी पाइका एक तरह से जाति न होकर एक तरह से वर्ग था। वो कौन सा वर्ग था? जो कि गजपति राजाओं के लिए युद्ध कार्य पैदल सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाता था, और बदले में उन्हें कृषि भूमि मिलती थी, कृषि आदि करने की कृषि भूमि दी जाती थी जो लगान मुक्त थी, और वो वंशानुगत थी। वंशानुगत उनको लगान मिलता था, उस पर वो खेती करते थे। देखा जाए तो अपनी सैन्य सेवाओं के बदले उन्हें वंशानुगत लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिन्हें वो निष्कार जागीर शब्द है, हो सकता है प्री में कभी पूछ ले, तो निष्कार जागीर कहा जाता था। और वे शांति के समय खेती करते थे, और जब उन्हें युद्ध या लड़ना होता था तब वो युद्ध के लिए चले जाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत उनके विशेषाधिकारों के ह्रास ने गहरा आक्रोश पैदा किया, और इसके कारण 1817 का पाइका विद्रोह का मंच तैयार हुआ। तो पहले देखा जाए तो इसके मंच कैसे तैयार हुए, तो उसके पहले जो पृष्ठभूमि बन रही थी, अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा पर कब्जा करना, क्योंकि यह विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध था। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा जब उड़ीसा पर कब्जा किया गया तो वो पहले से चले आ रहे जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, और पाइकाओं को जो एक विशेष लाभ प्राप्त था, जैसे उन्हें वंशानुगत रूप से जो है लगान मुक्त भूमि मिलती थी, वो सारी व्यवस्थाएं उनसे छीनी जाने लगी। तब उसका वो, और जो राजा थे वो भी, उनके भी अधिकार छीने जाने लगे। तो इन सब चीजों का मिला जुला प्रभाव जो है एक विद्रोह के रूप में सामने आता है। तो देखिए 1803 में कर्नल हरकोर्ट ने जो है मद्रास से पुरी तक लगभग बिना किसी चुनौती का कूच किया, और कटक तक पहुंचकर उन्हें केवल मराठों का हल्का विरोध ही झेलना पड़ा था। हरकोर्ट ने मुकुंद देव द्वितीय जो वहां के राजा थे, एक समझौता किया, जिसके तहत उन्हें खुर्दा से होकर मुक्त यात्रा की अनुमति दी गई। बदले में उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा और 4 परगने लिम्बाई, रहंगा, सुरई और चाबिस्कुट दिए गए थे। ये सारे 1760 से मराठों के नियंत्रण में थे। तो जो खुर्दा से होकर उनको यात्रा की बात की, वहां से चले जाएंगे,
अंग्रेज जाएंगे, बदले में उनको ये जागीर देने की बात हुई। कंपनी ने ये शर्तें पूरी नहीं की क्योंकि वो पूरी करने आए ही नहीं थे, वो तो केवल अपने लाभ निकालने आए थे। और ऐसे में राजा के जो संरक्षक थे जय राजगुरु, उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए 2000 सशस्त्र पाइकाओं के साथ कटक की ओर कूच किया। हालांकि हाईकोर्ट ने 40,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन उन्होंने खुर्दा के जो 4 परगने थे वो देने से मना कर दिया। बाद में राजगुरु ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की सारी साजिश रची, लेकिन विद्रोह पहले ही पकड़ लिए गए। इसके बाद कंपनी ने राजा की जो जमीनें थी वो छीन ली, उन्हें गद्दी से उतार दिया, जो किला था वो ध्वस्त कर दिया गया, राजगुरु जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको दोषी ठहराया गया। 6 दिसंबर को उनको फांसी दे दी गई और जो राजा थे उनको पुरी से निष्कासित कर दिया गया। इन सारी परिस्थितियों के कारण, यानी जो राजा थे वो एक तरह से जो वहां की व्यवस्था थी जिसके कारण पाइका लोग जो है पल्लवी पोषित होते थे, वो व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। अब अंग्रेजों को तो जरूरत नहीं थी, अंग्रेज रखते थे तो वो तो नगद में रखते थे, नगद सैनिक रखते, नगद भुगतान करते थे। तो उड़ीसा में जब देशी शासन का पतन हो गया तो पाइकाओं की स्थिति और आजीविका में भारी गिरावट आई। शाही संरक्षण खत्म हो गया, वंशानुगत लगान मुक्त भूमि से वंचित हो गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नई भू व्यवस्था की वो नगदी में लेते थे, वो जो भी मुद्रा थी वो लेता था और ऐसे में उनके लिए स्थिति और ज्यादा नुकसानदायक हो गई। इन सुधारों ने जो कई उड़िया जमींदारों को भी अपनी जमीनें जो है बंगाली जमींदारों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया। इसके कारण उनका जो है कराधान आर्थिक दबाव बढ़ा, आदिवासियों पर भी पड़ा, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक और जो विद्रोह की जो भावना है या जो विक्षोभ की भाव है वो पनपाया। अंग्रेजों ने नमक व्यापार पर भी नियंत्रण कर दिया। 1814 में इसे तटीय उड़ीसा तक बढ़ा दिया, जिससे पहाड़ी समुदायों पर भी दबाव बढ़ा। इन सब संयुक्त आर्थिक कठिनाइयों और पारंपरिक विशेषाधिकारों के ह्रास से अंततः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक असंतोष को फैलाया और 1817 का पाइका विद्रोह देखा जाए तो पारंपरिक हथियारों से लैस लगभग 400 कोधों ने घुमसुर से खुर्दा की ओर कूच किया। खुर्दा के राजा के पूर्व सेनापति और लाभदायक रोडंगा जागीर के पूर्व स्वामी बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, बड़ा लंबा नाम है, के नेतृत्व में पाइकाओं की एक सेना उनके साथ शामिल हो गई और इन्होंने बानपुर थाने पर हमला किया, सरकारी आवासों को जला दिया, यानी कुल ये सब कार्रवाइयां की और कई अंग्रेज अधिकारियों को भी मार डाला गया। लेकिन कंपनी सेना चूंकि ज्यादा आधुनिक थी, बड़ी थी, मजबूत थी, संगठित थी, ट्रेंड थी, उसने धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया और बख्शी जगबंधु जो थे वो जंगलों में भाग गए। 1825 तक भागते रहे जब तक कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। यानी 1817 में शुरू हुआ, 1825 में ये समाप्त हो गया। आज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उड़ीसा में, आज मतलब वर्तमान संदर्भों में, तो देखिए पाइका विद्रोह की विरासत को उड़िया गौरव और उपराष्ट्रवाद का एक सशक्त प्रतीक माना जाता है। 2017 में जब इस विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए थे तो उस समय की राज्य सरकार ने 1857 के विद्रोह से दशकों पहले हुए इस विद्रोह को हवाला देते हुए कहा कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उड़ीसा सरकार जो उस समय थी उसने कहा था कि पाइका विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कहा जाए क्योंकि उससे 40 साल पहले ये हुआ था। केंद्र सरकार ने इस दर्जे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस समय के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री थे उन्होंने कहा था कि पाठ्य पुस्तकों में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरुआती लोकप्रिय विद्रोह है उसमें से एक को ये पढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने 2017 में पाइका के वंशजों को सम्मानित किया था। राष्ट्रपति कोविंद ने भी पाइका स्मारक भी स्थापित किया था। ये सारी चीजें थी और अभी एनसीईआरटी से चूंकि हट गया है तो इसका विरोध हो रहा है। हालांकि एनसीईआरटी का कहना है कि वो जल्द ही इसे जो आने वाला संस्करण है, यानी आगामी जो अब 8 में है तो हो सकता है इसे 9 में डिटेल में करके पढ़ाए, उस जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि आने वाला जो पार्ट पुस्तकों का है उसमें ये शामिल हो जाएगा। ठीक है।